स्वागत है आप सभी का टेस्ट रनर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट जुलाई के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में किसका स्थान केंद्रीय होता है। बाल मनोविज्ञान में किसका स्थान केंद्रीय होता है, मतलब किसको केंद्र में रख के और किसके अनुसार सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं, चाहे उसको पढ़ाने का तरीका हो या कुछ भी हो, सब चीज़ें किसके अनुसार शिक्षा का किसका स्थान केंद्रीय होता है बाल मनोविज्ञान में। तो बच्चे का, शिक्षक का, अभिभावक का या प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में किसका स्थान केंद्रीय होता है, बच्चे का केंद्रीय स्थान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो बाल मनोविज्ञान में सारी चीज़ें, सब व्यवस्था, चाहे पढ़ाने का तरीका हो चाहे अन्य कोई चीज़ें हो, सब चीज़ें जो होती हैं बालक के अनुसार ही डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक है, बालक को किस तरीके से पढ़ाना है या कुछ करना है। ठीक है, अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए। तो इस लिए बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में किसका स्थान केंद्रीय होता है, बच्चे का जो स्थान है वो क्या होता है, केंद्रीय होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया था, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में आपको बताएं दोस्तों, बालक के जन्म के पूर्व, जब बालक गर्भावस्था में होता है तभी से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किसमें होता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो गर्भावस्था के बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि शैशवावस्था आती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद जाके प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है, बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया हुआ है बच्चे को, और कहते हैं कि डिसलेक्सिया का शिकार है या डिसलेक्सिया विकार है, इसका मतलब है बच्चा जो है वो किसी शब्द को पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ने में दिक्कत है। जब कोई शब्द कहीं पे लिखा हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो या बुक में लिखा हो, अगर बच्चा जो है उस चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, दो वर्ड में अंतर नहीं कर पाता है, वो डब्लू को यम पढ़ता है, यम को डब्लू पढ़ता है, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन से शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी कक्षा होती क्या है, ऐसी कक्षा जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत हो। कोई बच्चा अधिगम क्षमता हो या कम सीखने में सक्षम हो उसको भी, और जो बच्चा अच्छा है, प्रतिभाशाली है, उन सभी बच्चों के लिए एक ही कक्षा में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती है, तो शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि समावेशी कक्षा में अगर कोई बच्चा है वो अधिगम निःशक्त है, मतलब वो सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये तो शिक्षक का कार्य हो गया। शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है दोस्तों। कि जो समावेशी शिक्षा होती है, कहती है कि सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यही होगा। बल्कि आपका आगे जो दिया गया, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चों को ये काम करना चाहिए। अगर कोई बच्चे को दोस्तों हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक हैं तो आपको सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए या रोक देना चाहिए। तो जब बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से
हतोत्साहित करेंगे या उन्हें रोक देंगे तो बच्चे का जो विकास है, जो सीखने के लिए स्कूल में गया है, वो विकास उसका कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो जबकि इसमें कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है जब आप प्रश्न पूछेगा तो कुछ नया नया चीज़ सीखेगा। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव जो विकास है वो कब से प्रारंभ होता है, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से। मानव विकास जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है, 36 मिनट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कि यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अगर शिक्षक को, या कोई अध्यापक है या शिक्षक है कक्षा में पढ़ा रहा है और उसको कोई समस्यात्मक बालक मिल जाता है जिसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंड किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कक्षा में एक बच्चा है जो समस्यात्मक बालक है, कहने का मतलब है कि जब होगा तब वो उटपटांग बातें करेगा या अनावश्यक प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा अगर बालक को अध्यापक पाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसको जो उसकी कमियां दोस्तों उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, वो इस तरीके से क्यों कर रहा है, ठीक है, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं, पढ़ने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त क्रियाएं, जैसे कक्षा में अंताक्षरी, ठीक है, खेल कूद और नाच गाना, ये सभी दोस्तों क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं। पढ़ने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होते हैं जिससे बच्चे का अच्छे से विकास होता है दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। कहने का मतलब है बच्चे के जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कह सकते हैं कि ठीक है वो सभी विकसित होती हैं, बच्चा जो होता है उत्साहित रहता है किसी काम को करने के लिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों पाठ सहगामी क्रियाओं से संबंधित होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि छात्रों के सिर्फ मस्तिष्क विकास नहीं होता है, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यवसायिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, मतलब इस तरीके से करने से तो बच्चे का हर तरीके से ही उसका विकास संभव होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा एक ही क्लास में दोस्तों 1 साल से ज़्यादा रुक जाए तो वही क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। अवरोधन क्यों आता है, जब बच्चा, अवरोधन का तात्पर्य होता है असफल होने से। जब बच्चा असफल हो जाए या फेल हो जाता है तो एक ही कक्षा में उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो यही अवरोधन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बालक का 1 ही वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना ही शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी दोस्तों विकास शैशवावस्था में होगा, तो कभी बाल्यावस्था में कुछ, तो कभी कुछ किशोरावस्था में। ठीक है, तो इस तरीके से जो बालक का विकास होता है वो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। यह किसका सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत ये होता है दोस्तों कि जो बालक का विकास होता है सिर्फ अनुवांशिकता के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है, वो पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करता है, या जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उस
का भी प्रभाव उसके विकास पे पड़ता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता के अंतर संबंध का सिद्धांत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चा जो होता है पूरे हाथ को उठाता है, फिर एक एक करके दोस्तों उसकी अंगुलियां, ठीक है, फिर इसी को कहा जाता है कि एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने अवस्था को, ठीक है, अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था को। तो विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। और स्टेनहॉल ने दोस्तों किशोरावस्था को संघर्ष तथा तूफान की अवस्था कही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए तो जो सबसे पहला चरण होगा वो क्या होगा, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रह करना या परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक है, तो समस्या समाधान का जो पहला चरण ये होता है कि किस कारण से समस्या है। सबसे पहले समस्या की पहचान कर लेना, जो समस्या है वो है क्या। ठीक है, समस्या की पहचान करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, सबसे पहले समस्या को पहचानना, फिर उसके बाद होता है परिकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद होता है आंकड़ा जो है उसका संग्रह करना, उसके बाद आता है परिकल्पना का परीक्षण करना। तो इस हिसाब से दोस्तों समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वो समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। मॉरिसस ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों के बोध के स्तर पर वर्णित किया है, जो कि दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि मॉरिसस ने अपने शिक्षण प्रतिमान में कितने चरण दिए थे। तो उन्होंने बोध के 5 चरण दिए थे। कौन सा, प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, व्यवस्था, आत्मसातकरण या अनुवाचन। तो पूछा जा रहा है कि किस पहला कौन सा स्तर होगा इसमें से। सही क्रम आपको बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन है, तीसरा क्या है, चौथा। सबसे पहला जो है दोस्तों क्या है, अन्वेषण है। पहला क्या है, अन्वेषण है। सेकंड आपका है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद आत्मसातकरण जो है वो आपका तीसरे स्तर पे आ जाएगा। उसके बाद व्यवस्था जो है वो चौथा है, और जो अनुवाचन है वो क्या है, लास्ट है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अधिगम अक्षमता में गणितीय विकार का नाम क्या है। अधिगम अक्षमता, अधिगम मतलब किसी चीज़ को न सीख पाने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। और इसमें गणितीय विकार क्या होता है, गणितीय विकार को किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिस्फ्रेजिया या डिसग्राफिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिगम अक्षमता में गणितीय विकार का तात्पर्य है कि मतलब बच्चा जो है उसको गणना करने में दिक्कत आ रही, मतलब वो गणितीय जो गणनाएं हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और डिसलेक्सिया क्या होती है, अगर बच्चा जो है पढ़ने में असक्षम है या पढ़ नहीं पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब लिखने संबंधित बच्चे को दिक्कत हो तो उसे क्या कहेंगे, डिसग्राफिया कहा जाता है।